Good morning, students. I'm Dr. Hema Bhasin, taking your class of BSc Part 3rd, Zoology, Paper 2nd, Biotic Factors. इससे पहले हमने पहली वाली क्लास में लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। सेकेंड क्लास में हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इंटरस्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। अब इसको हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंट्रास्पेसिफिक रिलेशंस, और इंट्रास्पेसिफिक रिलेशंस में हमने दो प्रकार के पढ़े थे, कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव, जो सहयोगी थे और असहयोगी थे। कोऑपरेटिव को फिर हमने 4 में डिवाइड किया था, कॉलोनाइजेशन, सोसाइटी फॉर्मेशन, एग्रीगेशन और पेरेंटल केयर। इसी प्रकार से नॉन कोऑपरेटिव को फूड कंपटीशन और डेफिनेट हॉस्टिलिटी में डिवाइड किया था। अब अगर हम इंटरस्पेसीज में देखें तो यहाँ पे इसको हम 2 में डिवाइड करेंगे, फिर से कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में सिम्बायोसिस को फिर हम 2 में डिवाइड करेंगे, म्यूचुअलिज्म और फूड कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म फिर 2 में डिवाइड हो जाता है, ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव। और असहयोगी जो नॉन कोऑपरेटिव होता है उसको भी हम प्रतिजीविता, परभक्षण, परिजीविता और प्रतिस्पर्धा में डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि एंटीबायोसिस, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कंपटीशन। दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 स्पीशीज़ के बीच में पाए जाने वाले रिलेशन को हमने कहा कि हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। नाउ बायोटिक एनवायरनमेंट में एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ एक दूसरे से कई प्रकार के आपसी संबंध रखती हैं। दोनों स्पीशीज़ में पाए जाने वाले परस्पर रिलेशंस दोनों प्रकार की स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सो 3 तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम ब्रॉडली इनका डिवीजन 3 में कर सकते हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रल आता है, जिसमें कोई भी इंटरेक्शन में किसी को भी नुकसान नहीं होता है। दूसरा आता है नेगेटिव, जिसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ज़ीरो जो जहाँ पे भी हम लिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड से हम अभी इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर ज़ीरो जहाँ पे भी आ रहा है वो इंडिकेट करता है कि कोई सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन उसमें नहीं है, मतलब कि वो न्यूट्रल है। प्लस जहाँ पे आया वो इंडिकेट करता है कि ग्रोथ या सर्वाइवल होना है, यानी फ़ायदा होगा। नेगेटिव जहाँ पे हमने निशान लगाया है, ये एक्सप्रेस करता है इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ और सर्वाइवल को, यानी नुकसान होगा या नेगेटिव इफेक्ट पाया जाएगा। अब सबसे पहले हम न्यूट्रलिज्म की बात करते हैं। तो ये न्यूट्रलिज्म में यहाँ पे दिखता है, हमने यहाँ पहले लिखा टाइप, रिलेशन, स्पीशीज, इफेक्ट और एग्जाम्पल। न्यूट्रलिज्म में इनका रिलेशन न्यूट्रल होता है। 2 स्पीशीज हैं, ए और बी। 0 मीन्स इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिकेट करता है कि कोई सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल है। और बी भी न्यूट्रल है, इसको भी इसकी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसका इफेक्ट देखें, नाइदर ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली इफेक्ट्स, दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, रॉबिन बर्ड और स्क्विरल का एक ही फॉरेस्ट में रहती हैं, एक ही पेड़ पे रह रही हैं। ये तो रॉबिन बर्ड है और ये स्क्विरल है, पर ये दोनों एक पे होते हुए भी एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं करती हैं। इन दोनों में आपस में कोई कंपटीशन देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही अब नेक्स्ट हम देखें तो सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जिसको हम बोलते हैं सहजीविता, इट इज़ अ क्लोज लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, यूजुअली विद बेनिफिट्स to one or both of the individuals, that is for mutual benefit with positive effect for food, shelter, substratum और transport। यानी कि खाने के लिए, जगह के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ सहोपकारिता करती है, एक दूसरे के सहयोग से जीवन निर्वाह करती है, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। अब इसमें हमने 3 रिलेशंस यहाँ पे लिखे हैं। पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में
ए स्पीशीज को भी फायदा होगा, बी स्पीशीज को भी फायदा होगा। इसका अगर हम इफेक्ट देखें तो ये दो प्रकार का है। एक ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी का मतलब वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते हैं, और दूसरा है फैकल्टेटिव जो कि विदाउट कंटिन्यूस कांटेक्ट पाए जाते हैं। ऑब्लिगेटरी में हम एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले एल्गी और फंगस का एग्जांपल है। एल्गी और फंगस लाइकेंस में जब होते हैं तो लाइकेंस का मैट्रिक्स फंगस से बनता है, जिसमें एल्गी के सेल्स एम्बेडेड रहते हैं। यानी एल्गी पानी, मिनरल्स और प्रोटेक्शन के लिए फंगस पर डिपेंडेंट होती है, और फंगस को क्लोरोफिल बेयरिंग एल्गी से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता रहता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं, या म्यूचुअल एप्रिसिएशन होता है, या म्यूचुअल एक दूसरे को हेल्प करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन का, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें सी एनीमोन ये रहा अड्या, जिसको हम अडैम्सिया कहते हैं, वो हर्मिट क्रैब के शेल के ऊपर होता है। हर्मिट क्रैब इस स्नेल के खाली शेल में रहता है। एक्सट्रीम केसेस में सी एनीमोन जो होता है वो कई बार शेल को पूर्णतः ढक लेता है या कवर कर लेता है, और एनीमोन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने से अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिखा टर्माइट और यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स का। टर्माइट्स लकड़ी के टुकड़ों को निगल जाते हैं चबा चबा कर, और इनको पचाने का काम इनके अंदर यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स करते हैं, जो टर्माइट के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और एंजाइम सिक्रीशन से लकड़ी के कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें तो ये आता है फैकल्टेटिव या विदाउट कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट। फैकल्टेटिव में बर्ड और ग्रेजिंग एनिमल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूस कांटेक्ट में नहीं होते हैं, परंतु दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, और दोनों ही म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल पेश करते हैं। यहाँ देखिए ये तो एक ग्रेजिंग एनिमल का गाय को हमने लिया, इट्स अ काउ, एंड इसके ऊपर हमें दिख रहा है कौवा बैठा हुआ। ये कौवा इसके अंदर से ऊपर से टिक्स और माइस लाइस को निकालता है, और ये अपना इसके ऊपर बैठ के विचरण करता रहता है। इट मीन्स इसको इससे फ़ायदा हो रहा है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इसके ऊपर बैठ के, और इसको ये फ़ायदा हो रहा है गाय को कि इसकी क्लीनिंग हो जाती है, इसके टिक्स और लाइस को निकाल के ये सेपरेट कर देता है, हटा देता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हमने लिखा क्रोकोडाइल्स और बर्ड का। क्रोकोडाइल जब पानी में से निकल के आता है खूब सारी मछलियाँ खाने के बाद, तो वो किनारे पे आके मुंह खोल के बैठ जाता है। जब ये मुंह खोल के बैठ जाता है तो यहाँ पे एक बर्ड आती है और इसके मुंह के अंदर से, इसके दांतों में से लीचेस को या फिशेस के छोटे छोटे मांस के टुकड़ों को रिमूव करके खा लेती है। तो ये तो अपने लिए इसकी सफाई कर रही है, इसका तो सफाई हो गई टीथ की, और इसका पेट भर जाता है क्योंकि ये यहाँ से इसके टीथ में से निकाल के फिशेस को खा लेती है। So this is also a mutual understanding and mutual relationship where there is no continuous contact. थोड़ी देर बाद ये चिड़िया यहाँ से उड़ जाएगी और इसके बाद मगरमच्छ क्रोकोडाइल वापस पानी में चला जाता है। सेकेंड टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को तो फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। दैट इज वी हैव डिफाइंड इट बाय जीरो। Now, first of example in this is suckerfish और shark. Suckerfish अपने suckers की हेल्प से shark के नीचे चिपक जाती है और उसके साथ समुद्र में सेफ्टी से घूमती रहती है और भोजन प्राप्त करती है। यहाँ शार्क को ना तो कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, neither it is benefited nor it's harmed. So शार्क को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये स्पीशीज बी है, और जो सकर फिश है जो यहाँ पे पीछे इसके साथ लगी हुई है, इसको इसके साथ मूव करने को मिल रहा है और समुद्र में सेफली घूमने को मिलता है, तो इसको स्पीशीज ए है जिसको कि फायदा हो रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लिखा हमने स्मॉल ट्रॉपिकल फिश फायर एस्पर का, जो सी कुकुम्बर के क्लोएकल चैम्बर में रहती है। अब ये जो छोटी सी फिश होती है फायर एस्पर, ये बहुत ही माइन्यूट फिश होती है जिसे कोई भी बड़ी फिश खा सकती है। तो ये सी कुकुम्बर क्योंकि बहुत स्टिंग करता है, बहुत ही इसमें से स्मेल आती है, बदबू मारता है, इसलिए इसके पास कोई एनिमल नहीं जाता। तो ये जो सी कुकुम्बर है इसके क्लोएकल अपर्चर में ये फायर एस्पर छुपी रहती है और सेफली जब भी
सेफ एनवायरनमेंट होता है, बाहर आती है, भोजन करके वापस उसके अंदर चली जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट commensalism. And then now third relationship of symbiosis is proto-cooperation, जिसमें एक species को भी फायदा होता है और दूसरी species को भी फायदा होता है, beneficial to both but not obligatory, continuous contact में नहीं रहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, क्लीनर फिश क्लीन्स बैक्टीरिया, फंजाई और डस्ट ऑफ बिग फिशेस. एक क्लीनर फिश होती है जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनके मुंह में घुस जाती हैं और उसके अंदर से बैक्टीरिया, फंजाई और डस्ट को बाहर निकाल देती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरस्पेस रिलेशनशिप, जिसमें हमने अभी सिम्बाइसिस के बारे में पढ़ा. अब आता है एंटागोनिज्म. Antagonism is the relation between members of different species. One or both are harmed. जिसमें या तो एक को या दोनों को ही नुकसान होगा. इस रिलेशन में सबसे पहले एंटीबायोसिस हम देखते हैं, जिसको अमेंसिलिज्म भी कहते हैं. इसमें एक स्पीशीज को तो फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान होता है. फायदा नहीं होता है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और एक स्पीशीज को नुकसान होता है. इस रिलेशनशिप को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं. सबसे पहले हमने एंटीबायोसिस लिया, जिसको हम प्रतिजीविता कहते हैं. इसमें जीवों के द्वारा हार्मफुल सिक्रीशन होता है. दे प्रोड्यूस अ हार्मफुल सिक्रीशन बाय द ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल टू द अदर ऑर्गेनिज्म. इस तरह से हार्मफुल सिक्रीशन किए जाते हैं जो दूसरे जीवों के लिए हार्मफुल होते हैं. जैसे हम इसमें एडवर्स इफेक्ट ए के ऊपर पड़ेगा पर बी के ऊपर नहीं पड़ता है. नाउ हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो माइक्रोसिस्टिस नामक एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो हाइड्रोक्सिल एमीन सिक्रीट करती है. ये हाइड्रोक्सिल एमीन सिक्रीट करने से वो पानी में घुल जाता है, जिसके कारण पानी पीने से जितनी भी फिशेज उस पानी को पीती है वो मर जाती है. ये देखिए इस तरह से कलर दिखाई देता है. ऐसे ही फंजाई के द्वारा उत्पन्न पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि विभिन्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबायोसिस. इसके बाद एंटागोनिज्म में ही दूसरा रिलेशनशिप है पैरासिटिज्म, तीसरा है प्रिडेशन और फिर चौथा है कॉम्पिटिशन. पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है. प्रिडेशन में भी एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है. कंपटीशन में दोनों को ही फायदा नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी और ये दोनों ही एक दूसरे के लिए हार्मफुल होते हैं. इनके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.